पत्रकारिता और चाटुकारिता में क्या अंतर नजर आ रहा है? तो हम कैसे मापेंगे कि हमारी स्वतंत्रता क्या है? सत्ता तो इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आती है। जो कहा ना कि कड़वा सवाल है तो कड़वा जवाब भी सुन लीजिए। ये बिल्कुल सच है कि मिशन नाम की चीज पत्रकारिता से निकल चुकी है। फेक न्यूज और ये सब खुद पत्रकार ही कर रहे हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे हमारे प्रेस और पत्रकारिता का स्तर गिरता गया। पहले मीडिया हाउस जला दिए गए, प्रिंट एजेंसी जला दी गई, पत्रकारों को पकड़ पकड़ के चिन्हित कर करके मारा गया। फेक न्यूज को आप पूरी तरह पढ़ते। इस चीज से अवगत कराया जा रहा था कि हम गुलाम हैं और हमें इससे आजादी पाए। नमस्कार, मैं अभय। सांझे समाचार की खास पेशकश। आज की बात किसी खास के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश सम्राट। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सांझे समाचार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो सुरेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को इनके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर सुरेश ने 1968 में साप्ताहिक राजगाथा प्रकाशन से अपनी पत्रकारिता का यात्रा को प्रारंभ किया। इसके बाद 1977 में इन्होंने हिंदी में पत्रकारिता से पीएचडी करी और उसके बाद ये जीवाजी विश्वविद्यालय में बतौर रिसर्च गाइड नियुक्त किए गए। इनके अंतर्गत विभिन्न शोधार्थियों ने अपने शोध का कार्य संपन्न किया। इसके बाद 1978 में इन्होंने दैनिक स्वदेश से जुड़कर 25 साल दैनिक भास्कर में बतौर पत्रकार कार्यरत रहे, जिसके बाद ऐसी विभिन्न पत्रिकाओं, चाहे फिर वो यूनिक टुडे हो या विप्र टुडे, उसमें संपादकीय सलाहकार के रूप में वर्तमान में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सुरेश जी ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रेस क्लब और ऐसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर वर्तमान में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर इनकी 100 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन में ये अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और इस दिवस के खास मौके पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इस दिवस के बारे में कुछ जानेंगे। तो सुरेश जी, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज मुख्य तौर पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो मेरा मुख्य सवाल इसी पर है और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आज भारत 157वें पायदान पर आ गया है। अगर हम बीते 5 सालों की बात करें तो 2021 में हम 142 स्थान पर थे, 2022 में 150, 2023 में 161, 24 में 159 और 2025 में 151वें स्थान पर। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे हमारे प्रेस और पत्रकारिता का स्तर गिरता गया। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर न केवल पत्रकार को, एक व्यक्ति को भी संवैधानिक अधिकार दिया है कि वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। जी। स्वतंत्रता का एक अर्थ ये होता है कि हम अपने आप में अनुशासित हो सकें। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है और वो अनुशासित नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति हमारे समाज की है और यही स्थिति हमारे व्यक्ति की है। जी। और कोई भी देश हो, उसकी पत्रकारिता, उसका मीडिया, उसके समाज और व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब हम देखते हैं कि 70-80 साल के बीच की आज़ादी के बाद भी हमारे व्यक्ति में, हमारे समाज में अभी स्वतंत्रता का अर्थ ही समझ में नहीं आया, तो उसी कारण हमारी पत्रकारिता प्रभावित है। जी। मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि स्वतंत्रता का, पत्रकारिता का जो अर्थ है वो हमारे लोकतंत्र में पूरी तरह दिया गया है, इसमें कहीं मुझे कोई भी संदेह नहीं है। जी। लेकिन जिन्हें ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वे उसका सही पालन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे उस पर सत्ता का दबाव हो, चाहे उस पर सरकार का दबाव हो, चाहे उस पर सामाजिक दबाव हो, चाहे उस पर दबंग का दबाव हो, चाहे उस पर माफिया का दबाव। जी। इन्हीं कारणों से जो आप रैंकिंग बता रहे हैं वो हमारी प्रभावित होती रही है और अभी इसमें मैं ऐसा कोई बदलाव भी नहीं देख रहा हूँ कि हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता का पूरा अर्थ ग्रहण कर सकें और उसी के अनुसार हम चल सकें। ऐसी स्थितियां अभी नहीं बन पा रही। लेकिन जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका पैमाना क्या है? एक पत्रकार, अगर आज मैं भी एक पत्रकार हूं तो मैं ये कैसे सुनिश्चित करूंगा कि मेरी स्वतंत्रता क्या है? क्योंकि जब मैं सरकार के खिलाफ अगर खुल के बोलूंगा तो सेडिशन जैसे, देशद्रोह या मानहानि जैसे दावे मुझ पे ठोक दिए जाएंगे, जहां मेरी जो भी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग है वो सीमित, उसका दायरा सीमित हो जाता है। तो हम कैसे मापेंगे कि हमारी स्वतंत्रता क्या है? बतौर ये एक बहुत मामूली सी बात है। जैसे मैंने आपको अभी व्यक्ति और समाज का उदाहरण दिया ना जी। कोई भी पत्रकार व्यक्ति और समाज से तो अलग नहीं हो सकता जी। वो भी व्यक्ति है या समाज का हिस्सा है। मैं घर से चलता हूँ, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ।
लेकिन मैं अपनी उस दिशा में नहीं चलता जिसमें मुझे चलना चाहिए जी उल्टी दिशा में चलता हूँ। सामने आने वाला मुझसे लड़ जाता है। जी वो मुझसे कहता है कि ये तुम्हारे बाप की जमीन है, मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बाप की जमीन है। कहाँ है हमारी स्वतंत्रता? जब व्यक्ति और समाज अपने इस अधिकार को नहीं समझेगा कि मुझे सड़क पर किस तरह चलना है, अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता का किस तरह पालन करना है, मैं अपनी स्वतंत्रता को दूसरे पर थोप रहा हूँ और दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूँ। जब समाज की स्थिति ये होगी तो पत्रकारिता कैसे स्वतंत्र हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये मूल कारण है। इसका मूल कारण ये है। अब आपने कहा कि आज एक पत्रकार सीधा काम करता है जी, वो सीधा काम करता है तो उस पर जब दबंग का दबाव आता है, उस पर जब माफिया का दबाव आता है तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता जी। जब हमें ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का अधिकार है, तो उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था सत्ता में ही होना चाहिए, कानून और व्यवस्था में ही होना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं है। लेकिन सत्ता की जैसे आपने बात करी, तो सत्ता तो इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। आप ये देख सकते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता का एक श्रेष्ठतम रूप भी आज हमारे ही देश में जी। आज हमारे देश की अगर पत्रकारिता में गिरावट है, उसकी वजह से उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है जी। ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में ऐसा कभी दौर नहीं आया कि हमारी पत्रकारिता का पूरा ही पतन हुआ हो। हाँ जी। आज भी श्रेष्ठ पत्रकारिता है, उसके मूल्य हैं। लेकिन जब पत्रकारिता में ही दो हिस्से होंगे, एक वो जो उसे साधे हुए हैं, एक जो उसे नहीं साध पा रहे या समझौते कर रहे हैं, किन्हीं भी उन विसंगतियों से, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, चाहे वो सरकार हो सकती है, चाहे वो सत्ता हो सकती है, चाहे वो दबंग हो सकता है, चाहे वो अधिकारी हो सकता है, चाहे वो पैसे वाला हो सकता है जी। तो ये कौन कर रहा है? अगर हमारे चरित्र में ये विसंगति प्रवेश करेगी तो हमारी रेटिंग में यही बदलाव उतार चढ़ाव आते हुए नजर आएंगे। चलिए, क्योंकि भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हम प्रेस और मीडिया का गिरता हुआ स्तर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1975 के दौर में जब इमरजेंसी लागू की गई तो प्रेस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और विभिन्न प्रेस संस्थानों का विलय करके उनको समाचार का नाम देकर उस समय की मौजूदा इंदिरा सरकार ने कलम पर पहरा लगा दिया था। वो इमरजेंसी का दौर था। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो हम अपनी बात को बोल तो सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में। हम अपनी बात को लिख भी सकते हैं, मगर जो भी मतलब तथ्य हैं उनको दरकिनार करके, और हम अपनी खबर को छाप भी सकते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं नजर आता कि ये जो पत्रकारिता का मूल आधार है उस पर एक सीधी सीधी चोट है? जैसे आपने अभी आपातकाल का जिक्र किया, अगर आप उसे ढंग से समझ लेंगे तो आप आज की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे जी। जब आपातकाल आया, कितनी बड़ी सरकार थी, कितने उसके अधिकार थे, उसके बाद भी उसने मीडिया के मुंह पे ताला लगा दिया। उसके बाद मीडिया ने अपनी बात कैसे भी रखी जी। एक समाचार पत्र ने तो अपना संपादकीय का कॉलम ही खाली छोड़ दिया। अपने आप में एक अभिव्यक्ति का ये भी तरीका था, विरोध का। लेकिन अब आप यहाँ से समझ लीजिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी कि आज हमारी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर खतरा क्यों है जी। इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ पूरा देश उठा, पूरा समाज उठा, एक एक कोने से आवाज आई, और तब पत्रकारिता मजबूत हुई और उसने वो बड़ा परिवर्तन करके दिखा दिया कि दुनिया के इतिहास में आज ये माना जाता है कि अगर पत्रकारिता, आपातकाल को किसी ने भी पलटा था तो पत्रकारिता ने, उस देश की समाज ने, उस देश की व्यक्ति ने। तो अब आप समझ लीजिए, जब व्यक्ति जागृत होगा, जब समाज जागृत होगा तो पत्रकारिता अपने आप ही जागृत हो जाएगी। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आज की तारीख में आप ग्वालियर के समाचार पत्र उठा लीजिए, आप देश के समाचार उठा लीजिए, दबंगों के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, सड़क के खिलाफ, जाम के खिलाफ कितनी खबरें छपती हैं। लेकिन आप 10 दिन बीत जाने के बाद भी आपको समाज में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नजर नहीं आता। तो पत्रकारिता तो अपना काम कर रही है।
जी लेकिन उसकी स्वतंत्रता, उसकी जो आवाज़ है, जी उस पर जिन्हें निर्णय लेना चाहिए, जी उन पर जिन्हें काम करना चाहिए, जिनकी जवाबदेही उनके है, कानों पे जू नहीं रेंग जू रही। नहीं और रहे। उनके कानों पर क्यों नहीं जू रेंग रही? इसलिए कि व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता से दूर भाग रहा है, समाज उससे दूर भाग रहा है। आज पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज का सपोर्ट मिल जाए तो सारी चीज़ें एक साथ बदल जाए। ठीक है। आप ये जो अब मेरा सवाल है सुरेश जी, इसको पूछने के पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप एक बड़े ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, लेकिन इस सवाल के लिए इससे सटीक और उपयुक्त शब्द मैं ढूंढना ही नहीं चाहता था। मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि आज के इस आधुनिक मीडिया के दौर में पत्रकारिता और चाटुकारिता में क्या अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े हुए जो भी चैनल हैं, वो सिर्फ चिल्लाने, मुद्दों से भटकाने, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करते हैं और कभी कभी तो किसी यशस्वी व्यक्ति की डूबती हुई छवि को निखारने का काम करते हैं। क्या यही पत्रकारिता है? अब आपने अपनी बात का सवाल जो कहा ना कि कड़वा सवाल है, तो कड़वा जवाब भी सुन लीजिए। जी आज की तारीख में पत्रकारिता और चाटुकारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी इससे बड़ी कड़वी बात नहीं हो सकती। जी और ये आने वाली पीढ़ी भी समझ रही है। जी एक होता है पीढ़ी, आपने सुना होगा, जी हमारे देश में एक जैन जी पीढ़ी पनप रही है। जी मैं उसको बहुत विश्लेषित नहीं करना चाहता। 1 जनवरी 2000 को जो बच्चा जन्मा था, जी वो आज 25-26 साल का हो रहा है। बिल्कुल। उसमें देश के प्रति, पत्रकारिता के प्रति कितनी संवेदनशीलता। इतनी संवेदनशीलता तो दूर, कितनी जागरूकता है। जी तो हमने एक आने वाली उस पीढ़ी को, जिस पर पूरे लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है, उसको हमने बिल्कुल शून्य में छोड़ दिया। इसके बाद आप आ जाइए व्यक्ति पर। आप कहते हैं मुझे केवल आपसे अपनी तारीफ सुनना है, इनसे सबसे मुझे अपनी तारीफ सुनना है। जी ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, मैं तुम सबको छोड़ के कैसे आगे बढ़ूं, ये मेरा मकसद है। समाज देख लीजिए जी समाज आज देखिए, बहुत छोटे तौर पर देख लीजिए, भारतीय समाज की बात कर रहा हूं मैं। जी दलित, ओबीसी, सवर्ण, और सवर्ण में भी देखिए, एक सवर्ण, उसमें 6 ग्रुप, उनमें भी देख लीजिए उनके कुल के जो, इसी शहर में, आपके शहर में 2 प्रतिमाओं को लेकर इतना बड़ा काम चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट भी है, जिसमें इतिहासकार भी हैं, लेकिन वो 2 प्रतिमाएं लग नहीं पा रही। आज अगर पत्रकारिता को बीच में लिया जाए और समाज और व्यक्ति को जोड़ा जाए, तो ये दोनों समस्या एक दिन में हल हो सकती है, जिसको हाई कोर्ट और जिसको आप देखिए इतिहासकार हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण है कि हम पत्रकारिता को इतना दोष दे सकते हैं कि उसमें चाटुकारों की बहुत बड़ी भर्ती हुई है। इसके बाद भी जिन पत्रकारों पर आज विश्वास है, जिन समाचार पत्रों पर आज विश्वास है, जिन चैनलों पर आज विश्वास है, वे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनको सुनने वाला ना समाज है ना व्यक्ति है। आपको मैं कहूँ कि न्यायपालिका हमको सुने या कार्यपालिका हमको सुने, इससे पहले समाज और व्यक्ति हमको सुनेगा तो हम अपनी पत्रकारिता में कामयाब हो सकें। आपने एक शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया, जैन जी, तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की या श्रीलंका की, बीते कुछ वर्षों के अंदर यहाँ बहुत उग्र प्रदर्शन हुए और उस उग्र प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका इन जैनजीस की थी। लेकिन जब वो प्रदर्शन शुरू हुआ तो सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी इन बच्चों की, इन युवाओं की, वो सरकार से पहले मीडिया, प्रेस और प्रिंट पे नजर आई हमको, क्योंकि पहले मीडिया हाउस जला दिए गए, प्रिंट एजेंसी जला दी गई, पत्रकारों को पकड़ पकड़ के चिन्हित कर करके मारा गया। तो क्या जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो हम कहीं ना कहीं माने कि अगर कोई देश, उस देश की जनता, उस देश के युवा अगर अपनी सरकार से नाखुश हैं तो उसका एक बड़ा और प्रमुख कारण वहां की मीडिया भी है? क्या हम इसको मान सकते हैं? जैन जी का जो आपने रूप देखा जी, उसका उठ खड़े होने का केवल एक कारण था, असंतोष, केवल एक कारण था। जी, आप ये देखिए कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जी, उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, और उसके बाद अभी हाल का वो है नेपाल। इन तीनों ने जैन जी के आंदोलन ने
उनका असंतोष जब निकला तो इन तीनों देशों का भविष्य बदल दिया। नेपाल जो गड्ढे में जा रहा था जैन जी की वजह से आज खड़ा हो गया। जिस श्रीलंका पे खाने के लिए पैसे नहीं थे वो आज मजबूती से खड़ा हो गया। बांग्लादेश में भी वो परिवर्तन आया जहाँ एक पीढ़ी ने बहुत गलत रास्ता अपनाया, लेकिन नई पीढ़ी ने जब वोट का मौका आया तो ये जवाब दे दिया। ये असंतोष था। जैन जी में जो असंतोष है उसने परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन जैन जी को नेतृत्व देने वाले के लिए जो पुराने लोग हैं वो जैन जी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। जैन जी का उपयोग करके और दुरुपयोग करके उन्होंने अपना रास्ता तो निकाल लिया। आज की तारीख में जैन जी को खुद अपने बल पर खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपको कोई गलतफहमी है कि मीडिया जैन जी के साथ नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। मीडिया ने ही वो सारे असंतोष को उभारा और उजागर किया। जैन जी ने उसे पकड़ा। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ इतने मतलब आप देखिए बहुत विशाल देश है, बहुत भौगोलिक स्थितियाँ बहुत दूर दूर की हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में भी एकीकरण नहीं है, भाषाओं का सवाल है, कहीं दक्षिण भारत है, कहीं उत्तर भारत है, कहीं पूर्वोत्तर है। तो हमारे यहाँ जैन जी को खड़े होने में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि भारतीय मीडिया का कोई भी अखबार उठा लीजिए जो जैन जी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा। किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए आपको जैन जी को उभरते हुए देखेंगे आप, लेकिन उसके साथ नेतृत्व तो नहीं है, एकता नहीं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जैन जी को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैन जी के बारे में आपने जो ये कहा कि इन 3-4 देशों में, और ऐसा नहीं है कि कई देशों में और भी ये तैयारी चल रही है। अमेरिका में जो धीरे धीरे पनप रहा है, अमेरिका आज की तारीख में लोकतंत्र का संस्थापक देश माना जाता है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के आगे अमेरिका नहीं है। हमारी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हैं। जैसे अमेरिका में वाटरगेट कांड और ये कांड, आज हमारे पत्रकारों में या हमारे मीडिया में इतनी सुविधाएं नहीं हैं और कोई पत्रकार इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। और अगर लेता भी है तो मैंने आपको बताया कि मीडिया की सच्ची बात को भी कैसे अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ। तो 1 महीने पहले जो चीज़ ने पूरे देश में आग लगा दी, 1 महीने बाद हम सब भूल गए। तो हमारी जो भूलने की आदत है, हमारी जो जनसंख्या का सैलाब है, या हमें वो लोग जो हमारा अवहेलना कर रहे हैं, जिन्हें हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तब केवल एक ही चीज़ आती है कि जनता उठ खड़ी है। और जनता को उठ खड़े होने में मीडिया आज से तैयारी कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब मीडिया के साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, आपने अमेरिका की बात करी, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका है, और आज से 235 साल पूर्व उनके संविधान के अंतर्गत एक संशोधन होता है, जिसमें पहले ही संशोधन में वो अपनी प्रेस को वो आज़ादी दे देते हैं कि वो उनके संविधान में उनको अपना पैमाना तय करें और अपने देश के लिए कार्य करें। आपको क्या लगता है, भारत में वो दौर कब आएगा, वो समय कब आएगा जब हम अपनी प्रेस और मीडिया को वो स्वतंत्रता देंगे, वो अधिकार देंगे कि वो हमारे संविधान में जगह ले और बतौर संवैधानिक तरीके से अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस देश के प्रति समर्पित करें? क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास बस अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है जिसका हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मीडिया और प्रेस का दायरा बड़ा सीमित है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं बहुत साफ बता दूं कि भारतीय संविधान जब से बना है तब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनकी बुनियादी हक है। और इस बुनियादी हक में ही अपन पत्रकार आते हैं। पत्रकार को बुनियादी हक जितना आम जनता को उतना ही पत्रकार को है, लेकिन आम जनता प्रोफेशनल नहीं होती है। इसलिए पत्रकार को विभिन्न रूपों से स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए आयोग बनाए गए हैं, उनके लिए प्रेस काउंसिल बनाई गई है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि ये पत्रकार एक अनमोल अधिकार है पत्रकार को, और उस पर कभी भी कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी ने आज़ादी से पहले कहा था। उसके बाद आप और पत्रकारों को उठाएं तो एक का कहना है कि जब तक समाज और व्यक्ति जागृत नहीं होगा मीडिया कामयाब नहीं होगा, और दूसरे का कहना है कि पत्रकारिता
हमेशा आप में एक सोचने की क्षमता और दिशा तय करती है। जी। लेकिन आज अपने भारतीयों को देखें, हमारा मीडिया आम जनता में कितनी वैचारिक दिशा दे सका है। संपादकीय आप उठा लीजिए, कोई भी अखबार आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको अपराध की तरह प्रेरित करता हो। कोई भी मीडिया नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा मीडिया जो आपको अन्याय के लिए प्रेरित करता हो। कोई अखबार आपने नहीं जो जिसमें कहा हो दहेज लीजिए। सारी जो आदर्श हैं, सारे जो सकारात्मक चीज़ें वो मीडिया हमारा कर रहा है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, जिस देश की जनता जागृत नहीं होगी उस देश का मीडिया इसी तरह अवहेलना का शिकार होता है। एक टर्म आता है MPB, मिशन, प्रोफेशन और बिजनेस, जो हम पत्रकारिता की जब पढ़ाई करते हैं तब हमको पढ़ाया जाता है। मिशन जर्नलिज्म, प्रोफेशन जर्नलिज्म और बिजनेस जर्नलिज्म। मिशन हम जानते हैं ये तब शुरू हुआ था जब हमारा देश गुलाम था, तब ये मिशन जर्नलिज्म था और हर व्यक्ति को इस चीज से अवगत कराया जा रहा था कि हम गुलाम हैं और हमें इससे आज़ादी पानी। जब हमने आज़ादी पा ली तो उसके बाद ये प्रोफेशन में तब्दील हो गया और हम इसकी प्रैक्टिस करना हमने स्टार्ट कर दी। लेकिन जब इमरजेंसी के दौर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो पैटर्न है जर्नलिज्म का एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। अब आज की जो स्थिति है वर्तमान में, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अब भी बिजनेस ही चल रहा है या उससे भी ऊपर उठ के आगे बढ़ चुका है? देखिए, मिशन की जो बात है, मिशन तो जीवन में हमेशा रह सकता है। आप कुछ भी बने रहें, अगर आपके मन में मिशन की भावना है तो वो तो आप कहीं आपके मन से नहीं जा सकती। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मिशन नाम की चीज़ पत्रकारिता से निकल चुकी है। अब वो एक प्रोफेशनल हो गया है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अभी तक हमारी भारत की सरकार या प्रांतीय सरकार ये तय ही नहीं कर पाई कि इस प्रोफेशन का क्या सिस्टम दिया जाए। इसकी वजह से बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं अपने अखबारों के या चैनलों के, उससे ये चीज़ इसने प्रोफेशन का रूप ही नहीं बना पाया। मैं उस कड़वे प्रसंग पे नहीं जाना चाहता कि जितने अच्छे अच्छे चैनल थे उसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया, एकीकरण हुआ। जो भी कहे वो बहुत कड़वा प्रसंग है वो। और आज ऐसे अखबारों के घराने हैं जिन्होंने मतलब पूरे देश पर या कुछ 4-6 अखबारों तक सीमित होकर हम रह गए हैं। तो ये प्रोफेशन तो हुआ नहीं, लेकिन जो इसमें काम करने वाले मीडिया मैन हैं या जो पत्रकार हैं उनको प्रोफेशनल के रूप में देखा जाता है जी। और उनके बीच भी कितना अंतर है कि एक व्यक्ति को इतना भी पैसा नहीं मिलता कि वो अपना सामान्य जीवन भी यापन कर सके जी। और एक को इतना पैसा मिलता है कि वो मतलब बिल्कुल हाई फाई जीवन शैली में जीता है और फिर वो पत्रकारिता से ऊपर वो एक सेलिब्रिटी खुद बन जाता है। तो अगर हम इसे प्रोफेशनल कहते हैं तो इस पूरे बिजनेस को या मीडिया को एक प्रोफेशनल रूप, एक सिस्टम मिलना चाहिए। आज तक हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या पत्रकारों से जुड़े आयोग हों, वो इसे अभी तक देने में असमर्थ रहे हैं। और इसी का एक कारण है कि जैसे मैं कहूँ कि कोई सैद्धांतिक पत्रकारिता करता है या मुक्त या स्वतंत्र पत्रकारिता करता है तो उसकी पत्रकारिता की उम्र 10-20 साल से ज़्यादा नहीं होती। कोई भी प्रोफेशनल पत्रकार मैंने तो नहीं देखा कि किसी मीडिया में या किसी बड़े घराने में 40 साल की सर्विस करके लगातार उसने वो कहीं इधर कहीं उधर कहीं। तो आदमी अगर प्रोफेशनल होता, एक सही दिशा में प्रोफेशनल होने की उसकी दिशा होती तो ये भटकाव नहीं। सुरेश जी, हमारे साथ यहाँ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। अब वो तो ऑन कैमरा नहीं आ पाएंगे, लेकिन कलम के माध्यम से उनके प्रश्न मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हर्षिता हैं जो यहीं मौजूद हैं और वो हमसे प्रश्न कर रही हैं कि फेक न्यूज़ और गलत जानकारी को रोकने में मीडिया की क्या जिम्मेदारी? अब मैं हर्षिता को बता देना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ और ये सब खुद पत्रकार ही कर रहे हैं। आज की तारीख में कोई ऐसी फेक न्यूज़ बताओ जो किसी आम आदमी ने दी हो जी। तो ये हमारा चरित्र है, हमारी कमजोरी है। और इसको रोकने के लिए क्योंकि एक फेक न्यूज़ का जो नया युग आया है, ये प्रिंट मीडिया के दौर में नहीं था।
प्रिंट मीडिया के दौर में एक खबर गलत छप जाती तो दूसरे दिन मालिक को छपते छपते और शुद्धिकरण और दुनिया भर की चीज़ें खेद व्यक्त करना पड़ता। हाँ। आज की तारीख में आप देखिए किसी बड़े अखबार में खेद व्यक्त करने का अवसर ही नहीं आता, इतनी सावधानी बरती जाती। तो ये फेक न्यूज कहाँ से आई? अब आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं। ये जो फेक न्यूज वाला जो वर्ग है जी, ये जो एक नई पीढ़ी सामने आ रही है फेसबुक पर जी, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक सही न्यूज अगर आपने मोबाइल पर देखी तो उसे तो आप तुरंत आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन फेक न्यूज को आप पूरी तरह पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं। तो ये हमारी मीडिया का सबसे बहुत ही बुरा पहलू है और इसमें सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है। और इसे कौन कर रहा है? बस इस पर आप जवाब, इस बात का ध्यान रखें, इस पर कौन कर रहा है। आगे पीछे इस पर बैन लगेगा, मैं ये बता रहा हूँ जी। जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि जब कोई नई चीज आती है तो नए अपराध आते हैं, तो नए अपराधों को भी साइबर अपराध जैसे चल रहा है उसे रोकने के प्रयास जारी है। फेक न्यूज पर या चरित्र पर कई लोग जेल गए हैं, ग्वालियर में भी ऐसा हुआ है जी। लेकिन आज की तारीख में फेक न्यूज की लोकप्रियता ये बताती है, वहीं आ जाता हूं मैं, एक पत्रकार फेक न्यूज बना रहा है और जनता उसे ही पढ़ रही है। तो आप दो तरह से नुकसान कर रहे हैं, एक तो पत्रकारिता को नुकसान पहुंच रहे हैं और जिस व्यक्ति और समाज को आपको जागरूक करना चाहिए उसको आप दिशाहीन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात। सर, दूसरा सवाल अनुष्का की तरफ से है। वो पूछती हैं कि पत्रकारिता के शुरुआती दौर और आज की डिजिटल पत्रकारिता में आप क्या बड़ा अंतर देखते हैं? इसके लिए तो एक अध्याय लिखना पड़ेगा, इतना गजब का अंतर है जी। हमने और पांडे जी ने जब पत्रकारिता शुरू की थी 50 साल पहले, 60 साल पहले, तब पत्रकारिता कुछ और थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि श्योपुर में एक घटना होगी अभी 2 बजे और 2:10 पे हमारे पास फोटो आ जाएगा और 4 बजे हम उसे छाप के दे देंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते थे और ये हमने अपनी आंखों से देखा है जी। इससे 2 चीजें तो ये हुई कि हम संवाद और खबरें भेजने में तेजी हमारी आई, रफ्तार पकड़ ली। 2 दिन नई दुनिया को, पांडे जी को हमको पढ़ने के लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ता था। इंदौर का अखबार 1 दिन ग्वालियर में बाद में आता था। आज इंदौर की अभी 4 बजे की घटना आप यहाँ अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना बड़ा परिवर्तन तो मेरी पीढ़ी ने देखा है और आज हमारे लिए अब कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने उसे सने सने देखा है। और जब देखा था कि आपने तो वो मशीन भी नहीं देखी होगी जिस पे ट्रेडिल पे अखबार छपता था, एक अखबार निकलता था प्रिंटिंग। और फिर जब मैंने दैनिक भास्कर में डॉक्टर साहब जब पहला बटन दबाया और पूरे अखबार बंडल बन के निकल गए। तो ये परिवर्तन है, काफी आधुनिक परिवर्तन है और इस परिवर्तन ने भी देश को बहुत जागरूकता दी है। आप देखिए कि आप डॉलर का भाव तत्काल देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस देखें तो कीमतों का भाव, अभी डॉलर कितना बदल गया, ये सारी चीजें जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हैं, क्रिकेट का मैच अभी आप अपनी आंखों से देख लीजिए। बिल्कुल, तो ये बड़ा परिवर्तन है। चलिए, तीसरा सवाल सर हमारे पास जानवी का आता है, जिसमें वो पूछ रही हैं कि आपके अनुसार वर्तमान मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती हमारी विश्वसनीयता, केवल हमारी विश्वसनीयता इतनी प्रभावित हुई है कि मैं आपको देखता हूँ शाम को मैं अपने यूट्यूब पर सारे शहर के समाचार, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और हरमुज में क्या हो रहा है, अमेरिकन राष्ट्रपति और ईरान में क्या होता है, सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। लेकिन जब मैं सुबह प्रिंट मीडिया देखता हूँ तब मेरी विश्वसनीयता अपनी जगह पर आती है। ऐसी खबरें और ऐसे बड़े चैनलों से मैं वो देखता हूँ और अगर वो मुझे प्रिंट मीडिया में सुबह नहीं दिखा तो मैं समझ जाता हूँ कि विश्वसनीयता पर गलत खबर थी। और एक बात बताऊँ, आप ही अपने दिल पर हाथ सोच के, आप सभी सोचिए, एक व्यक्ति के रूप में आप इन सब के प्रति विश्वसनीय नहीं रहेंगे तो आपका चरित्र, आपकी अस्मिता क्या रह जाएगी जी। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता।
और जिस प्रोफेशन ने हमारा प्रोफेशन तो अभिव्यक्ति का है, हम्म, और हमारी विश्वसनीयता ही आज सबसे ज्यादा दांव पर लगी। चलिए। चौथा सवाल हमारे पास तनु की तरफ से आ रहा है। वो कह रही है कि आज के समय में मीडिया को सबसे ज्यादा किस बदलाव की जरूरत है? मैंने कहा ना आपको, वही विश्वसनीयता। सबसे बड़ी विश्वसनीयता, हम्म, और हमारे पत्रकारिता और मीडिया में जो गलत लोग आ रहे हैं उनके प्रति एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी थी, पांडे जी की पीढ़ी थी, हम जरा भी गलती करते तो हमारे ऊपर वाले हम लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। लेकिन आज की तारीख में आप किसी नए लड़के से बोल भी दें तो आपने एक आपदा मोल ले ली। तो जब पीढ़ियों में जाने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी में संवादहीनता की इस कदर स्थिति हो और नया आने वाला जो गलत दिशा में जा रहा है वो सुनने के लिए तैयार ना हो, तो ये विचित्रता बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी बदलाव के सवाल में हम एक बात जोड़ दें कि जैसे आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एआई का युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो पत्रकारिता में इस आधुनिकता का क्या प्रयोग है और ये कैसे उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि एआई के माध्यम से अब हम देखते हैं कि जो नए युग की नई पीढ़ी के जो युवा पत्रकार हैं वो तो खबरें बनाना, लिखना, सुनना, पढ़ना जानते ही नहीं है। वो तो एआई पे एक प्रॉम्प्ट, एक कमांड डालते हैं और पूरी खबर बनकर आ जाती है, और वो एक बार इस फैक्ट को चेक भी नहीं करते कि वो कमांड डालने के बाद वो खबर उचित है या अनुचित है। तो इस पर आपकी क्या राय है? एआई किस हद तक सार्थक है? मैं आपको बताऊं, एआई एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा जरिया है जी। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि बंदर के हाथ उस तरह लग जाए तो वो क्या करता है। इस एआई के आने के बाद हमारी पत्रकारिता का जितनी दिशाहीन होने वाली है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बंदरों के हाथ जब उस तरह लग जाएगा तो वो उसको ठीक थोड़ी करेंगे। हमारे यहाँ तो हर चीज का दुरुपयोग करने की एक आदत है ना। एआई का सदुपयोग हो तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन एआई के जितना उपयोग आज की तारीख में हो रहा है, अपना शेर का मुंह बना लेना और उसको यूं डाल देना, ये हमारी मानसिकता है जी। तो एआई आने के बाद आप मेरी बात याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पत्रकारिता पर ये और एक बहुत बड़ा नकारात्मक हमला होने वाला है। ये आखिरी सवाल हमारे पास श्रेया का है। वो कह रही है कि किसी बड़ी खबर को कवर करते समय आप किन बात का खास ध्यान रखते हैं? बड़ी खबर से मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बरगी का ही उदाहरण ले लीजिए आप। वहाँ पर अभी एक जबलपुर में दुर्घटना हुई जी। तो जब हम किसी बड़ी खबर को कवर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए कि हम उसमें बीच में ना आए जी। जैसे कितने लोग डूबे, वहाँ पे एकदम हवा आई, हवा चलने के बाद जो भी आपको वहाँ पर अधिकृत बने वो अधिकृत रूप से आप उसकी खबर बनाइए। सबसे पहली बात, आप उसको बीच में नहीं आना। हाँ, जब आपने खबर बना ली तब आपका काम शुरू होता है। दूसरा काम ये शुरू होता है कि जब वहाँ पर ये स्थिति थी तो चेतावनी क्यों नहीं दी गई, या फिर वहाँ पर उन्हें बचाव का काम क्यों नहीं किया गया, 2 घंटे बाद क्यों पहुँचे। लेकिन जब आप खबर कर रहे हैं तो आप बीच में ना आए। उस खबर को इतनी विशुद्धि, जैसे मतलब ग्वालियर वाला उसे पढ़ रहा हो तो उसे ये लगे कि मैं ही खुद इसे कवर कर रहा हूँ। ये बड़ी खबर के कवरेज का हमको क्या होते हैं कि किसी भी बड़ी खबर में हम सबसे पहले एंट्रो से ही खुद ही प्रवेश कर जाते हैं। तो आप ये देखिए, बड़े अखबार में आप ये देखेंगे कि कवरेज में बड़ी पवित्रता मिलेगी आपको। उसके बाद आप अपनी बात कहिए, एक बॉक्स बनाइए या संपादकीय लिखिए, आपके पास 10 रास्ते हैं। लेकिन जब हम टेलीविजन पत्रकारिता देखें या डिजिटल पत्रकारिता देखें तो पत्रकारिता कायदे से सिद्धांतों पर कार्य करती है, लेकिन जब आज के युग में हम जो पत्रकारिता दे रहे हैं तो उसमें सिद्धांत गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो लोग अब पत्रकारिता कर रहे हैं ज्यादातर फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उनने प्रॉपर ना कोई कोर्स किया है, ना कोई शिक्षा ली है, मीडिया की साक्षात्कारता उनके पास है ही नहीं, फिर भी वो उस पेशे में उतर आए हैं बस एक नेम और फेम पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इसके सिद्धांतों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें तो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, पत्रकारिता में डिग्री की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं जी। इसमें आपका अनुभव, आप समाज से कितने जुड़े हुए हैं, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं,
अगर ये आपके पास है तो आप एक श्रेष्ठ मीडिया मैन और श्रेष्ठ पत्रकार बन सकते हैं। जी सैद्धांतिक और व्यवहारिकता में बहुत बहुत फर्क है। और रही बात आपकी, आज से 5 साल पहले हम लोग चैनल पर बहस देखने के लिए जी इंतजार करते थे घंटों, और आज वो उसको पटक रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको, ये हमारा चैनल है। आप ये देखिए कि आधे मतलब जो लोग बुद्धिजीवी हैं उन्होंने देखना बंद कर दिया। क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं बिल्कुल मानते बिल्कुल। कि हमारे चैनलों पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, लड़ाई झगड़े, अब शब्दावली ही नहीं है ना बुलाने वाले पर, ना ले बाई चिल्ला रही है, ओ हो, वो मर्यादा ही भंग हो गई। मर्यादा ही। आपने, मैं फिर पांडे जी का जिक्र करूंगा, हमने आकाशवाणी पर उस पर ऐसे ऐसे अनाउंसर सुने हैं जब इंदिरा जी की हत्या हुई, और वो कितनी पवित्र आवाज़ थी, कितनी पवित्र आवाज़ थी उन लोगों की जो आकाशवाणी पे समाचार देते थे, फिर दूरदर्शन पे आज चीख से कान में ऐसा लगता है कि इनका चीखना ही इनका एकमात्र साधन। तो ये स्थिति है। बात बहुत अच्छी हुई। मैं आईकॉन के संचालक अपने परम आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इन नए बच्चों से मिलने का अवसर दिया, और मेरे मन में भी जो कुछ था वो भी आज सामने रखने। सर यकीनन ये चर्चा का अंत होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंत में हम आपसे जाते जाते एक संदेश चाहेंगे जो आप हमारे युवा पत्रकार साथियों को दें कि वो कैसे देश की बेहतरी में अपना योगदान प्रदान करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ बिल्कुल सिद्धांत तय हैं जो गौतम बुद्ध के ज़माने से आज तक हैं। सत्य, अहिंसा और शिष्टाचार, आपका सहिष्णुता, आपका आत्मीयता, आपके मदद करने की क्षमता, ये एक पत्रकारिता में होना चाहिए। ये संवेदनशीलता तो इतनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी, अगर हमें ऐसा लगे कि इसकी मदद करने में, इस शोषित पीड़ित को आगे बढ़ाने में हमें कुछ पल गंवाने पड़ रहे हैं, तो उसका संकोच नहीं करना चाहिए। आप सैद्धांतिक रूप से कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन आप जब समाज के बीच जाएंगे, हम लोग अखबारों में बैठते थे, एक आदमी आया और मेरे से कहने लगा कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है। हमने दूसरे को सुना, उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो आपके साथ ये स्थिति भी बन जाएगी कि सच कौन कर रहा है, जी, सच कौन बोल रहा है। तो सच को सामने लाना, फिर उसे प्रस्तुत करना, ये चुनौती हमारे सामने है। और सही बात यह है कि आने वाली पीढ़ी के सामने पत्रकारिता मीडिया में इस समय बहुत चुनौती का दौर है। और मेरा ये संदेश है कि जब चुनौती का दौर होता है, तभी आगे निकलने का सबसे अच्छा अवसर होता है। अगर आपने बिल्कुल सैद्धांतिक पत्रकारिता की, ईमानदारी से पत्रकारिता की, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। चलिए सुरेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के सांझे समाचार को दिया। आप आए, आपने हमारा हर सवाल का बड़ी सटीकता, स्पष्टता और शालीनता से जवाब दिया। मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करूंगा और आशा करूंगा कि आगे आने वाले निकटतम भविष्य में हम फिर मिलें और किसी अन्य मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करें। इस चैनल में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो कोई महत्वपूर्ण समय नहीं था, न कोई कीमती समय था, लेकिन पांडे जी का कीमती समय भी आपने लिया, इसके लिए मैं पांडे जी का आभारी। तो ऐसे ही बुद्धिजीवी और महाअनुभवी लोगों को देखते और सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर मैं अभय, सांझे समाचार।